नमस्कार। आज के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विपिन बनियाल। हमारे देश के स्वतंत्रता आंदोलन में कई सेनानी ऐसे रहे हैं जिन्होंने अपने संघर्ष, अपने साहस और अपने बलिदान से नए नए अध्याय लिखे हैं। और ये मान सकते हैं कि आज जो हम खुली हवा में जो सांस ले रहे हैं, स्वतंत्रता का जो पल पल हम बोध करते हैं, वो उन्हीं के संघर्ष, साहस और बलिदान का परिणाम है। ऐसे ही एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी वीर चंद सिंह गढ़वाली जी हैं, जिन्हें पेशावर कांड का नायक कहा जाता है। ये ज़रूरी है कि हम आज के ज़माने में, आज के दौर में पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली जी के जो संघर्ष रहा, जो साहस का उन्होंने परिचय दिया, उस पर बारंबार चर्चा करते रहे। नए युवा जो पीढ़ी है हमारी, उसको भी इन चीज़ों से वाकिफ़ कराएं कि किस तरीके से हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान किया है। तो इसी चर्चा के उद्देश्य से आज हमारे साथ स्टूडियो में दो खास मेहमान मौजूद हैं। मैं आपका सबसे पहले उनसे परिचय कराऊंगा। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर योगेश धस्माना। आप इतिहासकार हैं, संस्कृति कर्मी हैं और पत्रकार हैं। और हमारे साथ दूसरे खास मेहमान हैं जाने माने पत्रकार, वरिष्ठ पत्रकार राजीव नयन बहुगुणा जी। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम इस कार्यक्रम में। और सबसे पहले चर्चा को शुरुआत करते हुए मैं योगेश धस्माना जी आपसे जानना चाहता हूं कि आज मैं अगर आपसे पहली प्रतिक्रिया और पहले सवाल के तौर पर अगर बातचीत करूं, तो आप वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को किस रूप में याद करना चाहेंगे? बिल्कुल, चंद्र सिंह गढ़वाली का जो जीवन जी और जीवन की जो घटनाएं रही जी, एक तो सैनिक जी और सेनानी, आपने अपने उद्बोधन में कहा। जी, तो एक सैनिक के रूप में तो हम जब देखते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध में उनकी एक तरह से प्रवेश होता है राजनीति में, जी लेकिन प्रथम विश्व युद्ध से बांटने के बाद, युद्ध समाप्ति के बाद जब वो लौटते हैं जी, और वो देखते हैं कि अंग्रेज किस तरीके से बांटने की नीति पे काम कर रहे हैं, और उन्होंने खुद महसूस किया फ्रांस में जी, कि वहाँ की सरकार ने और वहाँ के सैनिकों ने गढ़वाल के जो सैनिक गए थे जी, उनको भाड़े के सैनिक कहकर संबोधित किया। तो इस घटना से वो बड़े आहत थे। और एक तरफ तो नौकरी थी, दूसरी तरफ एक जो राष्ट्रवादी चरित्र उनका रहा, जिसके बारे में लोग बहुत कम जानते हैं। जी, तो लौटने के बाद उन्होंने अपने सैनिकों से स्वयं चर्चा की, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने प्रथम विश्व के बाद सेना के कई पलटनों को तोड़ दिया और घर भेज दिया। केवल 9 सैनिक थे, जिसमें चंद सिंह गढ़वाली थे, जिनको कि उन्होंने सर्विस में आगे बरकरार रखा। जी, लेकिन यहाँ से प्रथम विश्व युद्ध की घटना ने पलटनों को तोड़े जाने के बाद उनके दिमाग में बहुत स्पष्ट आ गया था कि अंग्रेज हमारा इस्तेमाल कर रहे हैं। जी, और उन्होंने उसी दिन से मन में ठान ली थी कि हमें समय आने पर इसका जवाब देना है। उसी बीच देश में अकाल भी पड़ता है, गढ़वाल में ज़्यादा पड़ता है। जी, आर्य समाज यहाँ आता है और आर्य समाज की जो सेवा देखते हैं उससे वो प्रभावित होते हैं। जी, दूसरी तरफ अगर आप गए, राहुल संकृत्यान ने अपनी पुस्तक में लिखा है उनके जीवन वृत्त में कि उन्होंने ये महसूस किया, स्वयं अपने सैनिकों के बीच बैठा करते थे। जी, और भजन सिंह जी जो कवि रहे, उनको अपना आदर्श मानते थे, जो उनके साथ सेना में थे लैंसडाउन में। तो वो एक जगह कहते हैं कि अंग्रेज के अधिकारी जो प्रथम युद्ध में लड़े, उनको तो आपने 90,000 रुपये दिया, और हम जो गढ़वाली सैनिक नियत थे और बहुत कम संसाधनों में लड़े, वहाँ जाके हमको आप 16 रुपये की तनख्वाह देते हैं। जी, तो इन घटनाओं में, और साथ में जलियांवाला बाग की जब घटना घट जाती है, तो उसके बाद वो स्पष्ट माना जाता है उनका कि ये सरकार केवल हमारा शोषण कराएगी, जातियों में बांटेगी, संप्रदाय में बांटेगी। इसलिए उसने अपने सैनिकों को अंदर से अपनी बटालियन में उनको तैयार करना शुरू कर दिया था। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण जो उनको याद करने का अवसर है कि एक सैनिक होते हुए भी उसके बाद जो उनकी राष्ट्रवादी सोच थी, जो व्यापक और समग्रता में वो समाज की समस्याओं को देख रहे थे, राष्ट्र की समस्याओं को देख रहे थे, वो अपने आप में आने वाली पीढ़ियों के लिए भी और सैनिक इतिहास में भी एक बड़ी अद्भुत घटना थी। जी, बहुगुणा जी, मैं जानना चाहूँगा कि गढ़वाली जी को आपने बहुत गहन तरीके से समझा है, जाना है किताबों के माध्यम से और दूसरे तमाम जरियों से। उनके व्यक्तित्व की जो बातें हैं, जो एक व्यक्ति के तौर पर, हम चाहेंगे कि आप उस पर कुछ रोशनी डालें। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनसे मिला भी हूँ जी, कम से कम 2-3 बार। जी, और
उनको समझने की कोशिश की, उनको विविध रूपों में पढ़ा, जी उनके बारे में पढ़ा, उनका खुद का लिखा हुआ पढ़ा, उनको सुना। तो मेरा निष्कर्ष ये है कि चंद्र सिंह गढ़वाली असल में एक स्वनिर्मित व्यक्ति थे। उनकी जो पर्सनैलिटी थी वो एक अदम्य, और कहना चाहिए कि उसमें कहीं से कोई मिलावट या किसी से व्यक्तित्व उधार लेकर या किसी से दबने वाले वो व्यक्ति नहीं थे। आप देखिए कि जब पेशावर कांड के विद्रोह के बाद वो चर्चित हो गए, उन्हें सारा देश और सारी दुनिया जानने लग गई, तो फिर वो देश के सभी नेताओं के संपर्क में आए, चाहे गांधी हों या जवाहरलाल नेहरू हों, रविन्द्रनाथ टैगोर हों, मदन मोहन मालवीय हों, वो सभी के संपर्क में आए। लेकिन उन्होंने अपने को स्वयं गढ़ा, वो किसी के पीछे पीछे नहीं चले। यहाँ तक कि गांधी के आश्रम में रह के वो गांधी के पिछलग्गू नहीं बने। गांधी के आदर्शों के प्रति, गांधी के संघर्ष के प्रति, गांधी की निष्ठा के प्रति उनमें हमेशा उनके मन में आदर रहा। लेकिन वो गांधी के पिछलग्गू नहीं बने। अगर वो कांग्रेसी उस समय बन जाते तो उनको आज़ादी के बाद मिनिस्टर बनने से रोक कौन रहा था? बिल्कुल सर। लेकिन उन्होंने अपनी अलग राह चुनी और एक अलग राजनीतिक दल में होते हुए, अलग राजनीतिक विचारधारा रखते हुए, जब जवाहरलाल नेहरू आए 1946 में, कभी दुगड्डा वगैरह, उस समय दुगड्डा बड़ा व्यापारिक केंद्र था, राजनीतिक केंद्र भी था। तो जवाहरलाल नेहरू से पहले वहाँ ब्रिटिश लाट आए गवर्नर, और गवर्नर को उन्होंने 3000 रुपये की थैली दुगड्डा के व्यापारियों ने इकट्ठा करके दी। तो चंद्र सिंह गढ़वाली कांग्रेसी नहीं थे, लेकिन भोंपू से उन्होंने ऐलान किया कि दुगड्डा के व्यापारियों, तुमने अंग्रेज लाट को 3000 रुपये की थैली दी है, और अब अगर तुमने जवाहरलाल नेहरू आ रहे हैं उनको 5000 रुपये की थैली नहीं दी तो तुम्हारी खैर नहीं है। ये बड़ा देखिए रोचक है। और वो कांग्रेस के खिलाफ फिर चुनाव भी लड़े कुछ समय बाद। लेकिन ये उनके व्यक्तित्व को दर्शाता है। और मैं फिर कहना चाहूँगा कि वो एक मर्यादित, अनुशासित सैनिक के सारे गुण थे, और जो सच्ची वीरता है उसमें विवेक का भी समावेश है। जो कृष्ण भगवान कहते हैं कि ऐसे अंधे होके तो बिना विवेक के हथियार तो चोर डाकू चलाते हैं, लेकिन सच्चा सैनिक और सच्चा वीर सैनिक वो है कि जो अपने विवेक का भी इस्तेमाल करे, जो चंद्र सिंह गढ़वाली ने किया। उन्होंने न तो देश से गद्दारी की, न अपनी पलटन से की, न फौज से की, बल्कि जो उनका उस समय कर्तव्य था वो ये था कि भाई हमारे सामने खुद हमारे देश के दूसरे नागरिक खड़े हैं जो निहत्थे हैं, जिनके हाथ में एक लाठी डंडा तक नहीं है, जिनका कोई कसूर नहीं है, वो शांतिपूर्ण जुलूस निकाल रहे हैं, तो इनको रोक तो हम सकते हैं, ठीक है, लेकिन इन पर हथियार हम कैसे चलाएं? बिल्कुल। तो ये नैतिकता जो एक बहादुर आदमी में होनी चाहिए, ये चंद्र सिंह गढ़वाली ने दर्शाई। जो आप कह रहे हैं, आपने अपने अनुभव से भी जो महसूस किया कि वो एक अदम्य साहस वो उनके अंदर रचा बसा था, और यही कारण है कि पेशावर कांड में हम सब जानते हैं कि अंग्रेजी हुकूमत के सामने और एक उस फौज का हिस्सा होते हुए भी नाफरमानी जैसा एक बहुत बहुत साहसिक काम उन्होंने किया है। तो अब देखो विपिन जी, ये तो जान पे खेलने वाली बात थी जी। उस समय जो उन्होंने कदम उठाया, जो शौर्य, वास्तविक शौर्य दर्शाया, तो इसका परिणाम तो सजाए मौत ही थी। सजाए मौत, गोली से उनको उड़ा दिया जाना चाहिए था, नहीं उड़ाए गए, ये अलग बात है, लेकिन उसका वो अंजाम जानते थे। फौजी आदमी तो जानता है कि विद्रोह का परिणाम क्या हो सकता है, लेकिन उन्होंने अपनी जान की परवाह न करते हुए ये कदम उठाया। और जो आपने शुरू में कहा इस कार्यक्रम के सूत्रधार के रूप में कि आज़ादी के आंदोलन की विभिन्न धाराएं रही हैं, तो जिस तरह से किसी महान नदी के साथ कई छोटी उपनदियां आकर मिलती हैं, और कई सहायक नदियां तो ऐसी होती हैं कि जो मूल नदी से बड़ी होती हैं, मसलन भागीरथी से बड़ी भिलंग वो अलकनंदा कद में आकार में। तो इसी तरह सुभाष चंद्र बोस, चंद्र सिंह गढ़वाली, सरदार भगत सिंह वगैरह जो लोग थे, इन्होंने आज़ादी के आंदोलन में नए रंग भरे, नई स्वरलिपियाँ विकसित की, और उसको और ज़्यादा
तुष्ट और पुष्ट किया। बिल्कुल सर। ये चंद्र सिंह गढ़वाली का ही व्यक्तित्व था। और दूसरी बात आप ये देखिए कि उनकी स्वीकार्यता पूरे एशिया में थी। वो जब इस घटना के बाद उनको सारे एशिया से बुलावा आता था, सारे देशों में, और भारत से तो आता ही था, वो जाते भी थे, लेकिन उन्होंने अपना केंद्र बनाया गढ़वाल। वो भी गढ़वाल का एक गांव, उस गांव के एक किसान, छोटे किसान की तरह, एक काश्तकार की तरह वहाँ रहे। कोई ट्रैक्टर वाले किसान नहीं थे, कुदाल और फावड़े और गैंती से धरती माता का श्रृंगार करके उन्होंने वहाँ अपने जीवन यापन के लिए अन्न उगाया होगा। लेकिन उसके बावजूद उनकी दूसरी विशेषता देखिए कि जब टिहरी रियासत अलग थी और जब जनवरी 1948 में, देश तो 47 में आज़ाद हो गया था, लेकिन टिहरी में अभी भी राजशाही थी। वहाँ की जनता संघर्षरत और आंदोलनरत थी। तो जब जनवरी 1948 में टिहरी की राजशाही के अंतर्गत आने वाले कीर्तनगर में गोलियां चली, 2 आंदोलनकारी शहीद हो गए, तो उधर पौड़ी से वहां पहुंचने वाले सबसे पहले चंद्र सिंह गढ़वाली थे। तब ये नहीं देखा कि मैं यहाँ हूँ, वहाँ हैं, और सबसे पहले चंद्र सिंह गढ़वाली थे। और चंद्र सिंह गढ़वाली ना आते तो वहाँ बौल मच सकती थी, भगदड़ मच सकती थी, दिशाहीनता फैल सकती थी। लेकिन एक दक्ष, ट्रेंड और अनुशासित स्वाधीनता सेनानी होने के नाते उन्होंने उस आंदोलन को दिशा दी और उसे अंजाम तक पहुंचाया। बहुत दिलचस्प और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी बहुगुणा जी। मैं धसमाने जी से जानना चाहूँगा कि आज के दौर में अगर हम गढ़वाली जी की प्रासंगिकता पे बात करें तो क्या नज़रिया रहेगा आपका? देखिए विपिन जी, मैं पहले भी बहुत स्पष्ट कह चुका हूँ जी कि एक सामान्य कृषक जी, नेतृत्व के गुण भी उनके अंदर थे, राष्ट्रवादिता पूरी थी जी, और पेशावर की घटना के बाद तो वो पूरे विश्व में हीरो बन गए थे, क्योंकि पहली ऐसी रक्तहीन क्रांति का जन्म उन्होंने किया जी। लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली को जब काला पानी की सजा होती है और वो 11 वर्ष के बाद जेल से बाहर आ जाते हैं जी, उनका जो व्यापक, जो राष्ट्रीय फलक पे जो व्यक्तित्व रहा, प्रासंगिकता की बात करेंगे जी। तो आमतौर पे एक सैनिक होते या पेशावर कांड घटना घट गई थी तो वो अलग थलग राजनीति से भी अलग हो जाते जी। लेकिन देखिए कि मदन मोहन मालवीय जी ने उनसे संपर्क किया जी, और मदन मोहन मालवीय जी ने जो 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन है उसकी युवा अपने विश्वविद्यालय में पूरी बागडोर चंद्र सिंह गढ़वाली को दी जी। और डॉक्टर कुशलानंद गैरोला को, जो टिहरी से आते थे और वहाँ के मेडिकल विभाग में थे जी, उनको डिक्टेटर बनाया जी। तो बनारस के अंदर जो छात्र आंदोलन हुआ 42 का, जिसमें उनको 7 साल की सजा हुई जी, वो पूरा आंदोलन चंद्र सिंह गढ़वाली के नेतृत्व में लड़ा गया जी। तो उनकी जो स्वीकार्य थी, जिस पर बहुगुणा जी ने भी चर्चा की, एक तरफ तो स्वीकार्य थी कि मदन मोहन मालवीय सरीके व्यक्ति ने उन्हें भारत छोड़ो आंदोलन की बागडोर दी जी, और उन्होंने युवाओं के बीच बिल्कुल वो क्रांतिकारी संगठन के रूप में काम किया। उनको टेलीफोन की लाइनें क्षतिग्रस्त करना, बम बनाने, ये सारे प्रशिक्षण, क्योंकि सैनिक भी थे जी। और यही कारण था कि उनको मुख्य अभियुक्त मान के 7 वर्ष की सजा दी गई और गढ़वाल में आने पे प्रतिबंध लगा दिया गया था कि ये गढ़वाल में नहीं जाएंगे जी। क्योंकि उनसे सरकार भयभीत हो चुकी थी कि इनकी जो स्वीकार्यता है और जो विचारधारा है वो गांव-गांव में फैल रही है जी। इसका एक बड़ा कारण आगे चल के हम ये भी देखते हैं कि गढ़वाली के कारण ही आज़ाद हिंद फौज का जो निर्माण हुआ, जिसमें 700 सैनिक थे, वो चंद्र सिंह गढ़वाली और पेशावर कांड से जो निष्कासित सैनिक थे जी, उनकी कहानी को भी बयां करता है, जिसको कि सुभाष चंद्र बोस ने भी कई मंचों पे स्वीकारा। जी। तो उनकी जो प्रासंगिकता है, जो उनके आगे का, वो ये दर्शाता है कि आज़ाद हिंद फौज के निर्माण में उनका एक तो बहुत बड़ा योगदान रहा जी। और वही दौर था जब वो पूरे, जैसे बहुगुणा जी ने कहा कि वो देश के नेता थे जी। एक सैनिक, अगर आप देखेंगे पूरी हिस्ट्री में, तो एक सैनिक का इतना बड़ा व्यापक प्रभाव वो नहीं हुआ। और उसके बाद जैसे ही देश आज़ाद होता है और वो कांग्रेस के विरुद्ध भी चुनाव लड़ते हैं, उनकी स्वीकार्यता देखिए कि वैचारिक मतभेद होते हुए भी नेहरू उनका विरोध नहीं कर सके कभी जी। मजाक में एक बार नेहरू जी ने कह दिया कि गढ़वाली जी, आप जैसे लोग तो केवल आर्थिक काम के लिए सेना में आए, आर्थिक जीवन, तो गढ़वाली जी तुरंत उनको जवाब देते हैं जी। और नेहरू जी तुरंत पीछे आते हैं लौट अपनी बात पे कि नहीं गढ़वाली जी, मैंने मजाक। और यही बात जब महात्मा गांधी जब वो वर्धा में थे
जेल से छूटने के बाद 41 में। तो वर्धा में जैसे भोगने जी ने कहा कि वो कभी गांधी के पिछला नहीं बने, और गांधी को तो कहना भी पड़ा कि अगर मुझे वीरचंद सिंह गढ़वाली 2 नेता मिल गए होते तो देश को हम कब के आज़ाद करा देते। तो ये उनकी स्वीकार्यता है, उनके जीवन की प्रासंगिकता है। और आज के संदर्भ में जबकि नेतृत्व तो बहुत सिमट रहा है, हाँ जी, और हमारे जो वैचारिक प्रश्न हैं वो भी बहुत सीमित हो रहे हैं, तब गढ़वाली ने एक व्यापक समाज की जो परिक्रिया सर्वहारा वर्ग की लेकर उनके राष्ट्रीय जीवन को मुख्य धारा से जोड़ने में जो काम किया, उसको टिहरी के आंदोलन और रियासत का जो आंदोलन रहा उस रूप में भी देखा जा सकता है। जी जी, मेरा ऐसा मानना है। जी जी, भोगने जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो पेशावर कांड के बाद जैसे हम लोगों ने चर्चा की कि उनकी स्वीकार्यता लगातार बढ़ गई थी और राष्ट्रीय फलक पर वो उभर कर सामने आए थे, गढ़वाली जी किस तरीके के भारत की उनकी परिकल्पना रही होगी, कैसा भारत चाहते थे? आपने चूंकि उनको बहुत गंभीरता से और गहराई से जाना समझा है। मैं आपकी बात पर आता हूँ। इससे पहले डॉक्टर धस्माना जी ने जो मालवीय जी की बात कही है जी, मुझे भी वो प्रसंग याद आ गया कि 1942 के आसपास की शायद बात होगी, जब महामना पंडित मदन मोहन मालवीय ने गढ़वाली जी के सम्मान में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, अच्छा, प्रयाग वो बनारस नहीं, इलाहाबाद में एक सभा रखी, उनका सम्मान समारोह आयोजित किया। बिल्कुल। और वो फोटो में देखता हूँ पुराना, जिसमें हमारे हेमंत रंजन बहुगुणा कोट और छात्र हैं, पैंट पहने छात्र के रूप में वहाँ खड़े हैं उस फोटो में गढ़वाली जी के पीछे। बीएससी एमएससी कर रहे थे उस समय। एमएससी, यहाँ हमारे महंत इंद्रेश चरण दास जी उस फोटो में, दरबार साहब के, वो भी उस फोटो में खड़े हैं, वो भी वहाँ छात्र थे। उस सभा में चंद्र सिंह गढ़वाली को संबोधित करते हुए, उनकी श्लाघा करते हुए मदन मोहन मालवीय ने उनकी प्रशस्ति में यहाँ तक कह डाला कि गांधी जी को तो अहिंसा का अजीर्ण हो गया है अहिंसा का रोग हो गया, इनको अपच हो गया, और अहिंसा इस हद तक नहीं होनी चाहिए कि आप क्लीब हो जाएं, बल्कि अहिंसा वही स्वीकार्य है कि जो चंद्र सिंह गढ़वाली में है। जी, ये मालवीय जी ने उस समय कहा। वह आपने कहा कि किस तरह के भारत की वो कल्पना करते थे, तो जो मैंने पहले कहा कि उन्होंने चाहते तो पूरे देश के और दुनिया के हवाई दौरे कर सकते थे, लेकिन एक छोटे से गांव को अपना केंद्र बनाया। और उनकी आप कल्पना देखिए कि उन्होंने नेहरू जी का आह्वान किया कि जो उनका जन्म स्थान था दूधा तोली क्षेत्र, जिसे हम राठ के नाम से भी जानते हैं, जो आपका लैंसडाउन के इधर से शुरू होकर ठेठ गैरसैंण और उससे आगे तक जाता है। आज भी आप कभी वहाँ जाएंगे तो मेरे ख्याल से प्राकृतिक रूप से इतनी रिच डाइवर्सिटी वाला, इतनी जैविक विविधता वाला, कोई एकल प्रजाति का वहाँ पेड़ नहीं है, एक तरह के पक्षी नहीं है, बल्कि वहाँ सब कुछ है। तो ऐसे सघन, सुंदर और समतल प्रदेश को उन्होंने नेहरू जी को कहा कि इसको देश की या उत्तर प्रदेश की, देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाओ। ये उनकी कल्पना थी। अर्थात जो प्रकृति सम्मत हो, जहाँ रहने से योजनाकारों में, शासकों में शौर्य आए, वो प्राकृतिक आपदाओं से भी दो चार हो सकें और प्रकृति के साथ एक रूप होकर। दिल्ली तो अंग्रेजों को बसाया, सीमेंट कंक्रीट का जंगल, जो अंग्रेजों की बनाई बिल्डिंग्स हैं, चाहे कनाट प्लेस हो या जो उन्होंने बाद में लुटियंस की दिल्ली बनाई, वहाँ सीमेंट कंक्रीट के अलावा और एक है क्या? लेकिन चंद्र सिंह गढ़वाली की कल्पना में दूधा तोली और राठ जैसा इलाका था कि जहाँ प्रकृति और मनुष्य एक रूप होकर रहते थे। और जो मैंने आपसे निवेदन किया कि स्वयं एक कृषक के रूप में आखिर तक बने रहे, तो भारत की जो परिकल्पना गांधी की थी वही असल में चंद्र सिंह गढ़वाली की थी कि देश कृषि प्रधान हो और कृषक का धरती माता से जो संबंध है वो एक वो है कि जो गाय का, ग्वाले का गाय के साथ होता है, उसका दूध दोता है, लेकिन कसाई का गाय के साथ ये है कि वो उसका हाड़ मांस निकाल लेता है। तो इसी तरह से वो एक कृषि प्रधान भारत की कल्पना करते थे कि जो धरती का सौभाग्य अक्षुण्ण रखते हुए, धरती माता हमेशा सौभाग्यवती बनी रहे, इसका ध्यान रखते हुए भारत का समग्र विकास हो, न कि ऐसा हो कि जो 30-40 साल का
बड़े बांधों का और चौड़ी सड़कों का और मल्टीप्लेक्स का तमाशा देखें, फिर एक दिन सब कुछ कोलैप्स हो जाए, जी जी, प्रकृति की कब्रगाह बना के हम खुश होकर नाचें, तो ऐसी उनकी कल्पना नहीं थी, बल्कि एक प्रकृति सम्मत और समतामूलक समाज की चंद्र सिंह गढ़वाली की कल्पना थी। जी जी। धसवानी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जैसे हमारी चर्चा से बगुड़ा जी ने भी बताया कि उत्तराखंड से उनका गहरा लगाव था और एक छोटे से गांव को ही उन्होंने अपनी कर्मस्थली उस तरीके, हालांकि चाहे वो सोचते बहुत बड़ा था, लेकिन जो गांव में रह के सारी चीज़ों को आगे बढ़ाने की उनकी जो चीज़ें थी, ये तो एक बात हो गई। लेकिन एक अलग उत्तराखंड राज्य के संबंध में क्या गढ़वाली जी अपनी कोई एक राय रखते थे? बिल्कुल विपिन जी, जैसे बगुड़ा जी ने कहा ना कि वो समतामूलक समाज, जी, उनका जो जीवन था वो बहुत सादगीपूर्ण था। हाफ पैंट नेकर, बिल्कुल, और टीन का उनका माइक भोपू होता था, वही उनका प्रचार का साधन होता था। जी। राज्य के बारे में उन्होंने 1952 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को जो ज्ञापन सौंपा है, जी, उसमें एक तो उसी दूधा तोली जिसकी चर्चा आपने की, जी, तो दूधा तोली में उन्होंने एक तो विश्वविद्यालय की कल्पना इसीलिए की थी कि अध्ययनशील बच्चे गुरुकुल की पद्धति में यहाँ पढ़ने आए। जी। इसी तरह एक सैनिक के बाद मैं उनके उस मस्तिष्क की मैं बड़ी दाद देता हूँ कि उन्होंने दूधा तोली जैसे क्षेत्र को बनाया, साथ में कहा कि इकोनॉमिक वाइवल हो स्टेट, एक जी, समतामूलक हो, इसलिए उन्होंने कहा था कि इसके साथ मैदानी हिस्सा भी मनाया जाना चाहिए। अच्छा। तो उनका जो ज्ञापन है जी, 1952 में यहाँ के जनप्रतिनिधियों के साथ, जी, उसमें उन्होंने कहा था कि गढ़वाल के साथ मेरठ मिला के नए राज्य की संकल्पना हो, जी, और कुमाऊं के साथ बरेली मिले। जी, तो उन्होंने कहा था कि आर्थिक रूप से और एक जो वसुधैव कुटुंबकम की परंपरा है, जिस तरीके से आज पृथकवाद और अलगवाद के कारण जो विषमताएं बढ़ रही हैं समाज में, तो मैं समझता हूं कि ये उनकी ही कल्पना थी। भले आज हमको वो दिखाई नहीं देती है उसकी बहुत ज़्यादा लोगों में जिस किस्म का था कि एक भाषा हो, लेकिन उन्होंने एक बहुभाषाई और बहुसांस्कृतिक जिस राज्य की कल्पना की जरूरत थी, उसकी कल्पना उन्होंने की, एकमात्र सैनिक होते हुए भी। इसीलिए उन्होंने जीवन भर आज़ादी के बाद भी वो किसानों के लड़ते रहे। गोविंद बल्लभ पंत जी ने उन्हें रानीखेत में रहने की व्यवस्था की। एच.एन. बोगड़ा उनको जीवन के अंतिम दिनों में अपने साथ दिल्ली ले गए, लेकिन उन्होंने अपनी कर्मस्थली केवल गढ़वाल को बना के रखा। और जैसे बोगड़ा जी ने कहा कि 1947 में आज़ाद भले देश हो गया, लेकिन वो टेरी के जनसंघर्ष में पूरे संगठन को लेकर, नागेंद्र सकलानी को लेकर इनके साथ, और टेरी के संघर्ष की जो निर्णायक लड़ाई उन्होंने लड़ी, ये उसी के नेतृत्व की कुशल क्षमता का परिणाम था। और साथ में इसके बाद उन्होंने नशाबंदी का जो आंदोलन चलाया, वो सुंदरलाल बोगना जी से भी बहुत प्रभावित हुए, और उन्होंने बहुत सीमा तक उनके नेतृत्व में उस नशाबंदी आंदोलन को, किसानों की समस्याओं को लेकर रानीखेत में, अपने चौथान में, गढ़वाल में, कुमाऊं में, और पीसी जोशी जो राष्ट्रीय स्तर के नेता थे, कॉमरेड पीसी जोशी जी, पीसी जोशी जी तो उन्होंने बंबई के कार्यालय में तक उनको रखा, और ग्राम विकास की योजनाओं का खाका तैयार करने में पीसी जोशी जी को भी उन्होंने मदद की। तो इस रूप में जब हम चंद्र सिंह के योगदान को देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि वो सैनिक से हटकर एक नेतृत्व गुण था उनके अंदर, और साथ में जो उनकी विचार दृष्टि थी वो पूरी तरह से राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा से जुड़ी हुई थी, और प्रखर एक राष्ट्रवादी व्यक्तित्व के रूप में भी हमारे सामने वो नजर आते हैं। जी, एक असल सामाजिक कार्यकर्ता भी उनको कह सकते हैं कि जो जिस तरीके से उनका सब योगदान रहा। बिल्कुल बोगड़ा जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि जैसे पेशावर कांड तो बहुत हाईलाइटेड था उस समय, पेशावर कांड के बारे में सामान्य जानकारी रखने वाला भी जानता है, लेकिन जो गढ़वाली जी का पूरा जो संघर्ष रहा, और ख़ास तौर पर आज़ादी के जो आंदोलन में उसके जो दूसरे महत्वपूर्ण हिस्से रहे होंगे, उस पर भी थोड़ा सा आप बात कीजिएगा। देखिए, उनका जो व्यक्तिगत त्याग, समर्पण और जो उनका बलिदान है उसके कई ऐसे अनछुए पहलू हैं जिसकी तरफ लोगों का ध्यान ही नहीं है। आप सोचिए कि उनकी पहली शादी कब हुई थी? 14 साल की उम्र, 14 साल की उम्र में। वो फिर जब वो सेना में लगातार बाहर रहे, वो छोड़ के चली गई, जिसे छूट कहते हैं हमारे गढ़वाल में, वो छूट हो गई। फिर दूसरी शादी हुई 20, 22, 24, 25 साल की उम्र में। उस पत्नी के साथ भी रहने का अवसर नहीं मिला, जेल हो गई काले पानी की 12-14 साल की। उसके साथ सालों साल रहने का अवसर नहीं मिला, और जब 40-40 प्लस हो गए तब तक कोई बच्चे नहीं हुए होंगे कहाँ से, जब वो जेल में कभी
या तो रंगा रेल में या तो जेल में। तो इतना संघर्षपूर्ण जिसका जीवन रहा हो कि 40-42 साल तक पत्नी से अलग रहने, पति और पत्नी दोनों अलग, पता ही नहीं कोई कहीं है कोई कहीं, कोई संतान ही जिसकी नहीं हो पाई, और इसका उसे कोई दुख नहीं, कोई इसका कहीं अफसोस नहीं, वो फिर भी अपने उद्देश्य से नहीं डिगे। उतनी लंबी सजा काट दी 10-12 साल की सैनिक विद्रोह के कारण, फिर से 1942 के आंदोलन में कूद पड़े, फिर सजा हुई 7 साल। और आज़ादी के बाद जबकि उन्हें नेहरू से लेकर और पटेल, पंत वगैरह सारे नेता जानते थे, मानते थे, सम्मान करते थे, तब भी उन्होंने अपनी अलग संघर्ष की राह चुनी। कहना चाहिए कि वो एक अटूट व्यक्तित्व रहे जिन्होंने कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया अपनी व्यक्तिगत सुख सुविधाओं के कारण, और आखिर तक वो कच्चे और टूटे फूटे मकान में रहे, ऐसी ओड़ खाबड़ जमीन में रहे कि जहाँ सांप बिच्छू हमेशा निकलते रहते थे, बगैर लाइट के, छिलके और लालटेन की रोशनी में रहे होंगे। मैंने उन्हें जब दूसरी तीसरी बार देखा, टिहरी में आए थे, 78 की बात है कि वहाँ टिहरी बांध के खिलाफ संघर्ष महिलाओं को चल रहा था, उसको समर्थन देने लाठी टेकते हुए टिहरी आप पहुँचे। उस समय पकी उम्र थी लाठी टेकते हुए। तो मैंने कहा भाई आप यहाँ तक आए कैसे, कौन लाया आपको? बोले कि बस वाले मुझे सब पछाड़ छनवे सड़े और मुफ्त में बिठा के लिया, मुझे मुफ्त में बिठा के बस वाले ले आते हैं। कोटद्वार से भी जीएमओ सब फ्री फ्री में, और वहाँ से बैठ के टिहरी के संघर्ष को अपना समर्थन देने के लिए टिहरी आ गए। जेल में जो आंदोलनकारी महिलाएं बंद थी उनसे मिलने गए वहाँ। बिल्कुल, निश्चित तौर पर मैं धसमानी जी बिल्कुल आपसे संक्षिप्त में ये जानना चाहूँगा कि गढ़वाली जी का जो योगदान रहा उसको हमारी जो तमाम सरकारें हैं, जो कृतज्ञ राष्ट्र है, उसने अपने अपनी तरह से मान्यता देने की, मान्यता भी क्या कहें, मतलब उसको एक सम्मान देने की कोशिश की है। कई योजनाएं उनके नाम पर हैं। आपको लगता है कि जो गढ़वाली जी का जो संघर्ष था, योगदान था, उसके लिए भी और कुछ हमारी तरफ से करने की आवश्यकता है? बिल्कुल, गढ़वाली जी को ज़रूर सम्मान दिया जाना चाहिए जी। और देखिए कि पेशावर कांड के बाद मालवीय जी के निर्देश पर और जवाहरलाल नेहरू के निर्देश पर, जबकि वो साम्यवादी हो चुके थे, इसके बावजूद भी पूरे देश में गढ़वाल का दिवस, गढ़वाली दिवस मनाया गया। आज़ादी के बाद जो राष्ट्रीय जीवन की इतनी बड़ी घटना थी पेशावर कांड, उसको राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में जो राष्ट्रीय आंदोलन का इतिहास लिखा गया, उसमें स्थान आज तक नहीं मिल पाया। तो मैं समझता हूँ कि योजनाओं के साथ साथ हमारा जो स्थानीय संघर्ष रहे हैं, जिस गढ़वाली के नेतृत्व में खासकर जो संघर्ष रहा है, चाहे सेना में और चाहे सेना आज़ाद भारत के संघर्ष में, इसको राष्ट्रीय जीवन की मुख्य धारा में जोड़ने की आज भी आवश्यकता है, ताकि नई पीढ़ी उससे प्रेरित हो सके। जी। आज के कार्यक्रम में आप दोनों मेहमान हमारे शरीक हुए, आपने बहुत महत्वपूर्ण और बहुत दिलचस्प जानकारी हम लोगों से साझा की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये था पेशावर कांड के नायक वीर चंद सिंह गढ़वाली जी पर हमारा विशेष कार्यक्रम, जिसमें हमने उनके कई अनछुए पहलुओं को भी छूने की कोशिश करी। और ये हम सब लोगों के साथ कहना चाहते हैं कि वीर चंद सिंह गढ़वाली जी ने देश की आज़ादी के लिए जो अपना योगदान दिया, जिस तरीके का अदम्य साहस दिखाया, उसको हम कभी भी नहीं भुला सकते। हम सब की ओर से वीर चंद सिंह गढ़वाली जी को विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।